हेलो। नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्नों को कराने वाला हूँ। तो अगर आप यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में जिन जिन से प्रश्न बन सकते हैं या जो जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, आज मैं उनको लेकर आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ये यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बेसिकली उसी के लिए लेकर आया हूँ कि परीक्षा में कौन कौन से टाइप हमारे बन सकते हैं, मतलब किस किस बेसिक के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न आपका है कि जो भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जवाब पहले आप सोचिए, फिर मैं आपको इसका जवाब बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 यानी 1857, 1885, 1942 या 1905। 1857 को जानते हैं आप, भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1885 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। आपको इस तरीके से याद कर लेना है। बस आप जानिए कि भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ हुआ था 1857 में। और प्रश्न क्या बन सकता है कि ये जो भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कहाँ से पहली बार शुरू हुआ था। तो आप कहेंगे मेरठ से शुरू हुआ था। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये भी याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और मतलब ये जो नाम दिया गया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये नाम किसने दिया था। तो आप कहेंगे वीडी सावरकर ने इसका ये नाम दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, संसार यानी दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन यानी महासागर कौन सा है, हिंद, अटलांटिक, प्रशांत या आर्कटिक। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रशांत महासागर इस प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा। और क्या क्या याद कर सकते हैं, संसार का सबसे गहरा महासागर भी यही मतलब प्रशांत महासागर ही है। और मेरियाना ट्रेंच जिसको भी कहते हैं, उसकी जो गहराई मतलब वो जो है वो यहीं पर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर यही है, प्रशांत महासागर। अगला देखिए, गति का SI मात्रक बताइए कि गति का SI मात्रक यहाँ पर क्या होने वाला है। तो गति यानी मोशन जिसको बोलते हैं, तो मीटर या मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर या न्यूटन। तो क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड गति का SI मात्रक होता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं वेग का जो SI मात्रक होता है तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड, उसका भी वही होता है, जो गति का होता है वो उसका भी होता है। तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन, ठीक है। वेग परिवर्तन के दर को अगर आप वेग में कोई चेंजेस लाएंगे तो उसके त्वरण कहा जाएगा उसी। तो उसका जो एक्सीलरेशन का जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसका मात्रक होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं दूरी का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे मीटर होता है। दूरी को क्या ऋणात्मक ले सकते हैं, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं पूछूं समय का मात्रक तो आप कहेंगे सेकंड। तो देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब ये बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे पानी H2O। आप जानते हैं यहाँ पर जो 2 लिखा होगा वो नीचे कुछ इस तरीके से लिखा होगा, इसके बराबर में नहीं होता, ये इसका अणु होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पानी में कितने तत्व होते हैं, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, कितने कितने। तो आप कहेंगे पानी में हाइड्रोजन के परमाणु 2 होते हैं, पानी में ऑक्सीजन के परमाणु 1 होते हैं। और पानी का पीएच मान यानी पीएच मान जानते हैं कि नहीं, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पानी का पीएच मान 7 होता है। अगला देखिए कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। संविधान को कब मतलब स्वीकार किया गया, यानी अंगीकृत एक तरीके से आप बोल सकते हो, उसके लिए एक शब्द होता है। तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949।
तो इसका सवाल जवाब ये होता कि संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 अंगीकृत उसको बोलेंगे, ठीक है, कब 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, आप वो बता सकते हैं कि संविधान सभा के जो क्या बोलते हैं अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के जो क्या बोलते हैं यार, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आपको इतना याद रखना है। आप जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में। अब ये बताएं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पूर्ण गोल अंडाकार चपटी कौन सी है, तो पृथ्वी की आकृति जियोड तरीके से होती है, यानी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई। तो आप अंडाकार पूरा नहीं बोल सकते, त्रिकोणी भी नहीं बोल सकते, तो चपटी गोलाभ आप बोल सकते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हैं जियोइड। जियोइड मतलब होता है कि ध्रुवों पर चपटी होती है और भूमध्य रेखा पर उबड़ खाबड़ उभरी हुई जिसको बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी को आप जानते हैं किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब पृथ्वी पर जानते हैं पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। और आप जानते हैं कि नहीं, जो प्रशांत महासागर है मतलब पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा घेरे हुए है। अगर मान लीजिए पूरी पृथ्वी 3 भाग में है तो एक भाग केवल प्रशांत महासागर का ही इतना बड़ा है, ठीक है। अब पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट, ओनली वन सैटेलाइट यानी उपग्रह जो इसे बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, वो क्या है, चंद्रमा है, मून। क्या चंद्रमा में खुद का प्रकाश होता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अच्छा, आप बता सकते हैं जो पृथ्वी हमारी जो मतलब अर्थ है वो अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर लगाती है। मतलब देखिए, अपने धुरी पर कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए किसी दीवार के सामने, मान लीजिए उस पर कोई चिन्ह लगा हुआ है, वो अपने स्थान से घूमते घूमते वो उस दीवार के सामने कितने समय में आ जाएगा, उसी को बोलते हैं धुरी। धुरी का मतलब यही होगा कि कोई वस्तु अपने जगह से कितना घूम रही है, किसी का चक्कर नहीं लगाना है, उसे चक्कर नहीं लगाना है, उसे अपने स्थान पर घूमना है खड़े होके, उसे धुरी बोलते हैं, अपने धुरी पर। तो पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाने में जाते हैं लगभग 23 घंटे 56 मिनट 56 सेकेंड, उसको लगभग 24 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या याद कर सकते हैं, इस पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है, ये भी आपको पता होगा। इस 6 घंटे के एक्स्ट्रा के कारण ही लीप वर्ष होता है, पूरे 365 दिन नहीं होता, 365 दिन 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, लीप ईयर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा। अब ये बताइए कि जो बल का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन कहते हैं, न्यूटन, ई आइजैक न्यूटन के नाम पे इसका रखा गया। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। बल बराबर जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ बराबर एम ए का बोलते हैं, एम होता है मास, ए होता है एक्सीलरेशन और एफ होता है फोर्स। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज दी। और बल क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि बल में क्या होता है, बल में क्वांटिटी भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ये इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी एक सदिश राशि है। 1 न्यूटन किसके बराबर, अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 न्यूटन जो होता है 1 किलो गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है, सोडियम, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, सोडियम का जो होता है वो Na होता है, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 11, ऐसे पढ़ेंगे ना। आपको याद होगा कि तीसों नाम याद ही नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 तो याद ही होंगे। टोटल 118 तत्व हैं, लेकिन ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सब है लेकिन हम लोग को उतना याद था, तो इसलिए सोडियम जो नंबर कौन से नंबर पे आता है वही होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, 11वें पे आता है। सोडियम किस समूह में है, तो ये ग्रुप 1 में है और ये क्षार धातु है, ठीक है, आपको पता ही होगा। सोडियम का जो आप सोडियम का और कोई, सोडियम को अगर कोई मिलाकर कोई चीज़ बनाए तो सोडियम के साथ ही और क्या क्या मिला सकते हैं, तो आप कहेंगे NaCl, आपने सुना होगा, नमक, सोडियम क्लोराइड। अगर क्लोराइड को क्या होता है, क्लोरीन को अगर सोडियम में मिला दे तो सोडियम क्लोराइड जिससे नमक बनता है, आपको पता होगा। और सोडियम की खोज किसने की थी, आपको इतना भी याद रखना कि हेम्फ्री डेवी ने की थी, बस, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन है, महात्मा गांधी, MS स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल।
तो इसका जवाब होगा MS स्वामीनाथन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो भारत का है, मैं आपसे पूछूं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप कहेंगे MS स्वामीनाथन। अगर मैं पूछूं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक फादर कौन है, तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, वो हैं। और हरित क्रांति में प्रमुख फसल कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो है गेहूँ। अच्छा, बता सकते हैं कि हरित क्रांति का मेन टारगेट क्या था, हरित क्रांति को लाने का टारगेट? हरित क्रांति जो लाया गया था 1960 की 61 में, हाँ 1960-61 में पूरी तरह से हुआ था 66 में। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, अन्य देशों पर मतलब एक तरह से निर्भर न होना, इसीलिए। अगला देखिए, सूर्य किस प्रकार का तारा है? लाल दाना, श्वेत बौना, पीला बौना, कौन सा बौना, नीला दाना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप कहेंगे सूर्य क्या है, एक पीला बौना तारा है, इसका सही जवाब होगा। अच्छा, आप बता सकते हैं सूर्य का वास्तविक रंग क्या है, एक्चुअल क्या बोलते हैं, कलर क्या है सूर्य का? तो आप कहेंगे सूर्य का जो वास्तविक कलर वो है सफ़ेद। ठीक है, आपको पता ही नहीं, सूर्य का वास्तविक रंग सफ़ेद है। अच्छा, सूर्य में कितने प्रकार के प्रकाश पाए जाते हैं? तो सूर्य में टोटल 7 रंग होते हैं, आपको पता होगा, विबज्योर, बैजनी, हबीनाला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सूर्य का अगर मैं क्लासिफिकेशन एक तरीके से करूँ तो ये क्या बोलते हैं, जी टाइप मेन सीक्वेंस के रूप में अगर बोलूँ तो। अच्छा, मैं ऐसे पूछूं कि सूर्य में क्या बोलते हैं, सूर्य इतना चमकदार क्यों दिखाई देता है, उसमें ऐसी कौन सी क्रिया होती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य का एनर्जी निकलता है, वो स्रोत क्या है उसका? जैसे मैं आपसे पूछूं आपके कमाने का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगी कि मैं गाड़ी चलाता हूं तो इससे इनकम मेरा आता है। स्रोत का मतलब ये होता है सोर्स, आप किस सोर्स के बेसिस पे कमा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप कमाते कैसे, तो आप बताएंगे मेरा रूम है जो मैंने रेंट पर दिया हुआ, उससे मेरा भाड़ा आता है, मैं उससे कमाता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा कर कमाता हूँ, इससे बोल लें। तो ये के भी सभी क्या है, सोर्स हैं। तो वैसे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और सूर्य का अनुमानित आयु यानी उसकी एज कितनी तक की गई है, तो लगभग 4.5 अरब वर्ष उसका अनुमानित मतलब माना गया है कि उसका एज है, उम्र उतनी है। ठीक है, सूर्य में आप जानते हैं प्रमुख गैसें हाइड्रोजन और हीलियम है। अगला देखें, ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ है। ठीक है, 1 जूल जो बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता ही होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको क्या कहता है, न तो ये हम किसी ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं ये ट्रांसफर होता रहता है। ऊर्जा को क्या हम नष्ट कर सकते हैं, क्या उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद मीठा, कड़वा, खट्टा, तो आप कहेंगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और ये आप ये भी जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये भी पढ़ा होगा। जैसे कोई अम्ल का नाम बताइए, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहे हैं ना, और क्या। अम्ल में मुख्य आयन H+ आयन देता है, आपको पता होगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी होगा, और ये 2525 किलोमीटर आपको पता होगा। उद्गम स्थल इसका आप जानते हैं, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आपको पता ही होगा। और ये जाकर कहाँ से मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी की मैं बात करूँ तो यमुना नदी है। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, तो बताइए ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, तो आप क्या बोलेंगे, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि होती है जो वैक्यूम यानी निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि किस तरफ चलती है, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ध्वनि जो सबसे ज़्यादा तेज चलती है वो किस में चलती है, ठोस में। ठीक है, अब हवा में कोई चीज़ मार के देखें, आपको उतनी तेज़ आवाज़ नहीं आएगी। अगर आप कोई लोहे पे ठोस चीज़ पे मारे तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए मतलब क्या चाहिए, तो आप कहेंगे फिजिकल मीडियम चाहिए, यानी माध्यम, भौतिक माध्यम जिसको बोलते हैं। अगला देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO, CO2, C2O, O2। तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। CO2 में कार्बन के परमाणु कितने होते हैं,
आप कहेंगे कार्बन का तो C ही है, यानी एक ही परमाणु होगा। CO2 में ऑक्सीजन के परमाणु, तो O2 आपको दिखाई दे रहा है, यानी O2 का मतलब 2, ठीक है। और यह गैस जानते हैं CO2, हम सांस लेते हैं तो क्या वो होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ही उसका यूज करते हैं। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो प्रमुख स्थल इसमें बात करें तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। अगला देखें, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी, केटू, गढ़वाल। तो आप कहेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो श्रेणी में मतलब चोटी है वो किसकी है, तो आप कहेंगे एवरेस्ट की है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते हैं लगभग 8,848 मीटर है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ये किस रेंज का मतलब बोलते हैं, किस पर्वत श्रृंखला में है, तो आप कहेंगे हिमालय में है। किन दो देशों की सीमा पर है, आप कहेंगे नेपाल और चीन पे है। आपको इतना याद रखना है। आप अब ये जानिए कि हाँ, इसमें ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि मैंने पढ़ा था क्या बोलते हैं, एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, मतलब इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से इसे जानते हैं। अब ये बताइए कि प्रकाश की गति लगभग कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ इस तरीके से। तो आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी भी बोलते हैं किलोमीटर में अगर बनाना चाहे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है इसका सही जवाब। प्रकाश की गति सबसे अधिक आप जानते हैं निर्वात में वैक्यूम में होती है। प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसे बोलते हैं। और प्रकाश की जो गति का जो प्रतीक होता है उसे C बोलते हैं, E = mc², आपने पढ़ा होगा। तो उसमें C क्या है, यही प्रकाश की गति का प्रतीक है। और आज 3 × 10⁻³ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब ही तो आप समझते होंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये चलती है प्रकाश। अगर किसी प्रकाश को मारा जाए तो वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी, इतना स्पीड तेज होती है। उससे अभी दुनिया में कोई चीज़ बड़ी बनी ही नहीं है जो 1 सेकंड में इतना पहुंचा दे, ठीक है। pH स्केल का मान कितने तक का होता है, 0 से 7, 0 से 14। आप तो जानते हैं 0 से 14, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूट्रल 7 को कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। यहाँ से शुरू होता है 7 से 14, और इसके पहले 6, इस तरीके से कैसे कैसे यहाँ पे 0 होता है ना, आपने ये तो पढ़ा होगा। यहाँ पर ये 7 होता है। तो pH जो होता है वो 7 से अगर कम होगा, 7 से कम यानी इधर की तरफ, 7 से अगर कम होता क्या होगा, वो अम्लीय होगा, इतना तो जानते ही हैं, अम्लीय होगा। और 7 से जब अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारीय होगा। और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इसलिए जो पानी होता है ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता, पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए pH का वैल्यू, pH मान आपको याद रख लेना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक पूरे वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊँ। कुछ अगर गलती हो तो माफ़ करिएगा। धन्यवाद।